इरफान सर के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के टर्म 2 में आने वाले फिजिक्स में आने वाले प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में। और इस वक्त मैं आपको आज बताऊंगा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, इसका टॉपिक नंबर 3 जो कहलाता है सैटेलाइट मोशन एंड प्लैनेटरी मोशन। तो आज मैं आपको सैटेलाइट मोशन एंड प्लैनेटरी मोशन के से जो क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हम लोग जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज करते हैं जैसे इनसैट बी है, इनसैट ए है, इन सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जी का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आप देख रहे हैं ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए किसी सैटेलाइट को एक वेलोसिटी की जरूरत होती है। तो किसी सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए जितने वेलोसिटी की जरूरत होती है उस वेलोसिटी को कहा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। द वेलोसिटी required to put a satellite in an orbit round the earth is called orbital velocity। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट नियर अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस के करीब जो और सैटेलाइट होते हैं उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। मतलब वो सैटेलाइट जो अर्थ के करीब होंगे इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती है, वो आपको 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। मतलब सैटेलाइट 8 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रेवल करता है। आइए नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वो सैटेलाइट जो अर्थ से स्टेशनरी दिखाई देता है वैसे सैटेलाइट को कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द सैटेलाइट दैट सीम्स स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अर्थ के टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन के इक्वल होता है। अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन 24 आवर्स है, तो इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी 24 आवर्स होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर। आप देख रहे हैं अर्थ का अपना एक इन्वेलप ऑफ एयर है। ये इन्वेलप ऑफ एयर इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। लेकिन इस तरह का इन्वेलप ऑफ एयर मून पर नहीं है, तो मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका वजह क्या है? ये जो मून पर गैस पाए जाते हैं इस गैस की एस्केप वेलोसिटी इसके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से ज्यादा होती है। मून के सरफेस पर जो गैस पाए जाते हैं उसकी एस्केप वेलोसिटी उसके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से ज्यादा होती है, नतीजा वो मून के एटमॉस्फेयर से निकल जाते हैं। तो मून हैज नो एटमॉस्फेयर बिकॉज एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज लेस देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मून। ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। मून हैज नो एटमॉस्फेयर बिकॉज एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज मोर देन, होगा ये, आई एम सॉरी, more than root mean square velocity of molecule at moon। next है what is escape velocity। ये आप देख रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये आपको अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और ये माना जाता है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंफिनिटी तक है। तो किसी ऑब्जेक्ट को
अर्थ के सरफेस से कितने वेलोसिटी से फेंका जाए ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि किसी बॉडी को फेंका जाए जिसके कारण बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए, इस वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू अ बॉडी to escape out from Earth's gravitational field. The minimum velocity required to a body to escape out it from Earth's gravitational field is called escape velocity. इस velocity को कहा जाता है escape velocity. अब आपसे पूछा गया है कि what is the value of escape velocity from Earth surface? तो Earth surface से किसी भी बॉडी को escape करने के लिए 11.3 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकना होगा, तो ये है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। उसके बाद पूछा गया है व्हाट शुड बी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू एस्केप आउट अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से एस्केप आउट होने के लिए किस डायरेक्शन में बॉडी को फेंकना होगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, इंक्लाइन में, मतलब 0 और 180 के एंगल के बीच किसी भी एंगल में आप फेंक देंगे। 0 और 180 विथ हॉरिजॉन्टल। तो इस एंगल के बीच आप बॉडी को किसी भी एंगल पर फेंक देंगे तो वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। याद रखेंगे, सपोज कीजिए कि ये सन है और कोई भी बॉडी, एनी हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड, इसे हम लोग कहते हैं प्लैनेट। तो इस प्लैनेट के रिवॉल्यूशन के लिए केपलर्स ने 3 लॉज दिया है। पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर्स का कहना है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और इस प्रकार से रिवॉल्व करते हैं कि सन दोनों में से इलिप्टिकल पाथ का 2 सेंटर होता है, तो सन दोनों में से किसी एक सेंटर पर पाया जाएगा। ये लॉ ऑफ ऑर्बिट कहलाता है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन at any one of 2 centers of ellipse। तो ये प्लैनेट है और ये सन का पोजीशन है, इस तरह के इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ कहलाता है लॉ ऑफ एरिया। ये आपके पास, थोड़ा सा बात को समझेंगे, ये अपने पास एक एलिप्स है। इस एलिप्स में 2 सेंटर होते हैं। एक ये वाला 2 एक्सिस होगा, ये एक्सिस मेजर एक्सिस कहलाता है और ये एक्सिस ये माइनर एक्सिस कहलाता है। इसके 2 सेंटर्स होते हैं, एक सेंटर यहां पर है और एक सेंटर यहां पर है। अर्थ दोनों में से किसी एक सेंटर पर पाया जाता है, सॉरी सन दोनों में से किसी एक सेंटर पर पाया जाता है। मान लिया जाए कि ये पोजीशन ऑफ सन है। अब यहां पर आप देखेंगे ये प्लैनेट का पोजीशन है। अगर आप अर्थ के सेंटर से प्लैनेट के सेंटर को मिला देंगे तो इसे कहा जाता है रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ प्लैनेट। फिर से समझ लें, इस लाइन को कहा जाएगा रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ प्लैनेट। अब सपोज कीजिए कि प्लैनेट पहले यहां पर था और अब वो प्लैनेट यहां पर चला आया है, मतलब प्लैनेट पहले P1 पर था और ये प्लैनेट अब चला आया है P2 पर। तो इस तरह से इसने एक एरिया स्वेप्ट आउट किया होगा। मान लिया जाए कि ये एरिया A1 है और यहां से यहां प्लैनेट को आने में T टाइम लगा है। किसी दूसरे समय में मान लिया जाए कि प्लैनेट P1 डैश पर था और फिर थोड़ी देर के बाद वो चला आया है P2 डैश पर। तो अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो ये रेडियस वेक्टर कहलाएगा और ये रेडियस वेक्टर यहां से यहां आएगा तो ये एक एरिया स्वीप आउट करेगा। मान लिया जाए कि ये एरिया A2 है और यहां से यहां आने में टाइम लगा है A1। तो P1 से P2 जाने में टाइम लगा है T और
P1 डैश से P2 डैश तक जाने में भी टाइम लगा है t। तो ये A1 और A2 ये दोनों बराबर होता है, मतलब रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ एरिया। लिखा हुआ है रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये था लॉ ऑफ एरिया। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड के बारे में। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ये मैंने बताया कि ये एलिप्टिकल पाथ है, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। सपोज कीजिए कि कोई प्लैनेट यहां से मोशन स्टार्ट करता है और कुछ समय के बाद ये मोशन यहां पर आकर के एंड कर देता है। तो यहां से यहां आने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट कहा जाता है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो इसे कहते हैं स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये सेंटर है और यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को ये सेमी मेजर एक्सिस कहा जाएगा। अगर आपने इसे स्क्वायर से लिख दिया, सॉरी, अगर आपने इसे क्यूब से लिख दिया तो इसे पढ़ते हैं क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इसे पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट और ये पढ़ा जाएगा क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये लॉ ऑफ टाइम कहलाता है। यहां पर लिख दिया गया है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये आर इस तरीके से होगा, आर क्यूब। तो केपलर्स ने ये 3 लॉज दिया है, इन्हीं लॉज को कहा जाता है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो अभी मैंने बताया आपको कि अर्थ को, सॉरी, किसी बॉडी को कितने वेलोसिटी से फेंका जाए ताकि ये बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाए, इसी वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू एस्केप इट आउट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी का हम लोगों को एक्सप्रेशन निकालना है। सपोज कीजिए कि ये हमारा अर्थ सरफेस है और हम लोगों को इस बॉडी को एस्केप करवाना है। तो एस्केप करवाने का हमारे पास 3 तरीका है। एक तरीका तो है कि बॉडी को हम लोग यहां से लेकर के इंफिनिटी तक चले जाएं, लेकिन ये जाना संभव नहीं है। या अगर बीच बीच में कोई आदमी हो, कोई जरिया हो, तो यहां से यहां पहुंचाया, यहां से यहां पहुंचाया, यहां से यहां पहुंचाया, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है। एक तीसरा तरीका यह है कि आप अर्थ से बैठे बैठे इस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दें तो ये बॉडी, फिर से समझेंगे, अगर आप किसी बॉडी को कुछ वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ये ऊपर जाती है और फिर नीचे लौट कर आ जाती है। इससे ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ये ऊपर जाएगी और फिर लौट के आ जाएगी, और ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ऊपर जाएगी और लौट के आ जाएगी। तो कम से कम कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, ये वेलोसिटी कहलाता है एस्केप वेलोसिटी। तो अगर आप इस बॉडी को फेंकेंगे कस के, मतलब आप उसको काइनेटिक एनर्जी देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब आप देंगे तो ये बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाएगी। तो हम लोगों को कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी चाहिए इस बॉडी को ताकि ये बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाए, ये पहले समझना होगा। तो पहले ये देखेंगे कि अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को इंफिनिटी तक ले जाने में, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे देंगे, नतीजा वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी। तो आइए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। ये आप देखेंगे, ये अर्थ को दिखाया गया है, एम मास ऑफ अर्थ है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है, एम किसी बॉडी का मास है,
अर्थ और बॉडी के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ये F है। अर्थ के सेंटर से बॉडी के बीच की दूरी R है। अगर हम लोग इस बॉडी को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हम लोगों को इस फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना होगा। मान लिया जाए कि ये फोर्स F है। इस फोर्स ने इस बॉडी को dr डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया है और dr डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने में हम लोगों को वर्क करना पड़ा है dw। F फोर्स हम लोगों ने लगाया है और F फोर्स लगा करके बॉडी को dr का डिस्प्लेसमेंट किया है और इसे वर्क हुआ dw। तो यहां पर लिखा हुआ है me मास ऑफ अर्थ, re रेडियस ऑफ अर्थ, m मास ऑफ बॉडी और एक्सीलरेशन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। डिस्टेंस ऑफ बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड बॉडी, या यू कहेंगे डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ये ज्यादा अच्छा होगा। डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ। उसके बाद है if gravitational force between earth and body dw small amount of work done to displace body dr। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन dw है, फोर्स F लगाया गया है और डिस्प्लेसमेंट dr है। ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो मैंने यहां पर दिखा दिया है F इज इक्वल टू GME इंटू M बाई R स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का यही फॉर्मूला होता है। ये जो वर्क आपको दिखाया गया ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है और अगर इससे आप लार्ज वर्क बनाना चाहेंगे तो आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो दोनों साइड से मैंने इंटीग्रेशन का साइन ऐड कर दिया है। GME इंटू M ये कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर रखा गया है। dr बाई R स्क्वायर ये अंदर ही है। अब आप देखेंगे किसी भी चीज को इंटीग्रेट करना हो तो वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, मतलब इंटीग्रेशन के दौरान वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर में है तो इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाना होगा। यहां पर देखेंगे r पर पावर 2 है, ऊपर जब ले जाएंगे तो r पर पावर हो जाएगा -2। एडिशन में इंटीग्रेशन में जो भी पावर होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो r पर पावर -2 इसे इंटीग्रेट करने के लिए पावर 1 ऐड कर देंगे और जो पावर मिलेगा उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 मिलेगा और जो -1 मिला वो -1 से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन का लिमिट है फ्रॉम r इज इक्वल टू RE टू r इज इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब हम लोग बॉडी को ले जाना शुरू कर रहे हैं अर्थ के सरफेस से और कहां तक ले जाएंगे? इंफिनिटी तक ले जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला में नेगेटिव आ रहा है तो इस साइन को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए r को नीचे लाना पड़ेगा। ये जो माइनस साइन है ये -1 का ये माइनस साइन है तो -1/r हो जाएगा। अब ये जो माइनस साइन देख रहे हैं इसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो ये -GME इंटू M बच जाएगा। यहां पर r इज इक्वल टू RE टू r इज इक्वल टू इंफिनिटी है। एक बार हम लोग r के बदले में इंफिनिटी पुट करेंगे और एक बार r के बदले में RE। तो r के बदले में जब आप इंफिनिटी पुट कीजिएगा तो 1/इंफिनिटी हो जाएगा और 1/RE हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर इंफिनिटी से डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। नतीजा 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। -GME इंटू M ये -1/RE है। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को इंफिनिटी तक ले जाने में आपको इतना ही वर्क करना पड़ेगा। अगर अर्थ सरफेस पर कोई बॉडी है और इंफिनिटी तक ले जाते हैं तो इतना वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क हम लोग बॉडी को काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्रोवाइड करते हैं। दिस वर्क इज प्रोवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। मान लिया जाए कि बॉडी को जो आपने वेलोसिटी दिया वो VE है और इसी वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को अगर आप देंगे बॉडी को तो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाएगी। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी VE है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12 mve² और ये काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होनी चाहिए। इधर स्मॉल m है इधर स्मॉल m है, ये m और m कैंसिल हो जाएगा तो VE² बचेगा, VE² बचेगा जो कि आपको हो जाएगा GME डिवाइडेड बाई RE। जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर जाकर के तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 2GME बाई
RE, यही है एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे अब आप ध्यान देंगे कि ये एस्केप वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ दो ही बात पर डिपेंड करती है। पहला है मास ऑफ अर्थ पर और दूसरा है रेडियस ऑफ अर्थ पर। ये नहीं डिपेंड करती है तो बॉडी के मास पर एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बॉडी को आप किस एंगल में फेंक रहे हैं, 45 में, 0 में, 180 में या 90 में, इससे एस्केप वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करेगी मास ऑफ अर्थ पर और रेडियस ऑफ अर्थ पर। आपको मैंने बताया था कि GME ये बराबर होता है GRE स्क्वायर के, तो इस एक्सप्रेशन में GME के बदले में GRE स्क्वायर भी रखा जा सकता है। तो GRE स्क्वायर रख देंगे तो आप देखेंगे ये RE और RE कैंसिल हो जाएगा, ये √2GRE बच जाएगा। अब आप G का वैल्यू पुट कर दें, अर्थ सरफेस पे G का एवरेज वैल्यू होता है 9.8, अर्थ का रेडियस है 6.4 × 10⁶ मीटर। जब आप इन सारे वैल्यूज को पुट करके रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अर्थ के सरफेस से अगर आप किसी बॉडी को इस वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा। ये थ्योरी है बट प्रैक्टिकली ये ऐसा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये आप इसका खुद पता लगाइए। ये सिर्फ थ्योरी है। अगर आप किसी बॉडी को इतने वेलोसिटी से अर्थ सरफेस से फेंकेंगे तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा आप ये खुद ढूंढेंगे। तो इस तरह से हमारा ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जो था, जो कि मैं जैक के लिए पढ़ा रहा हूं टर्म 2 के लिए, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आपको अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का इंतजार करते रहें, उसका भी वीडियो हम लोग लोड करते